मेरी माँ ने 60 साल की उम्र में तलाक मांगा। पिताजी उस पर चिल्लाए, निकल जाओ फिर, तुम्हें कौन पूछता है? जेसन, मेरे बड़े भाई ने जाते जाते कहा, तुम अविश्वसनीय हो। मैं फर्श पर बिखरे मलबे से गुजरी और सीधे उसके पास गई। मैंने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा। माँ, मैंने कहा, मेरे साथ आओ। जब मैंने सामने का दरवाजा खोला तो सबसे पहले मैंने लोगों से भरा घर देखा। पिताजी वहां थे, जेसन भी, उसकी पत्नी क्रिस्टल और क्रिस्टल का पूरा खानदान। उसके माता पिता, उसका छोटा भाई सोफे और कुर्सियों पर ऐसे पसरे हुए थे जैसे वे ही मालिक हों। और माँ, वह रसोई में अकेली थी, सिंक के पास झुकी हुई, चुपचाप बर्तनों का पहाड़ धो रही थी। उसका छोटा थका हुआ शरीर लगभग उस गंदगी में समा गया था। जैसे ही उसने मुझे देखा, पिताजी ने अपनी सिगरेट ऐशटरे में बुझाई और गरजे, जाओ अपनी माँ को कुछ समझाओ, हमारे ससुराल वाले अभी भी यहीं रह रहे हैं। वह यह सब नाटक करके क्या साबित करना चाहती है? मैंने कमरे के चारों ओर देखा, जो चिकनाई और सस्ते इत्र की चिपचिपी बदबू से भरा था, और त्योरियां चढ़ाईं, वे यहां रह ही क्यों रहे हैं? मैंने पूछा। क्रिस्टल की माँ बात को संभालने के लिए दौड़ी, एक अजीब सी मुस्कान बिखेरते हुए। प्यारी, क्रिस्टल की दादी बीमार हैं, वह शहर के अलागनी जनरल में हैं। हम बस कुछ दिनों के लिए यहाँ रुके हैं ताकि करीब रह सकें। उसने बात पूरी भी नहीं की थी कि जेसन पत्थर जैसे चेहरे के साथ बीच में बोल पड़ा, बस, हमें तुम्हें कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। यह घर तुम्हारा भी नहीं है। फिर उसने अपनी नजरें मुझ पर घुमाईं, चिढ़ से भरी हुई। भगवान जाने तुम्हारी माँ को क्या हो गया है, इस उम्र में तलाक की बात कर रही है। यह अपमानजनक है। हाय माँ, मैंने एक हल्की हंसी छोड़ी जो ब्लेड की तरह तेज थी। वह तुम्हारी भी नहीं है। क्या तुम किसी चट्टान से पैदा हुए हो? जेसन को उम्मीद नहीं थी कि मैं पलटवार करूंगी। एक पल के लिए वह पूरी तरह अवाक रह गया। क्रिस्टल बीच में कूद पड़ी, एक भंगुर हंसी जबरदस्ती निकालते हुए। जेना, जेसन बस परेशान है। हमने तुम्हें यहां तुम्हारी माँ से बात करने में मदद करने के लिए बुलाया है। अगर वह ऐसे ही तमाशा करती रही तो यह किसी के लिए भी अच्छा नहीं लगेगा। मैंने सिर हिलाया। मेरी आवाज शांत थी। जरूर, मैं उससे बात करूंगी। मैं सीधे रसोई में गई, माँ के हाथों से बर्तनों का भारी ढेर लिया और उसे वापस लिविंग रूम में ले आई। बिना एक शब्द कहे मैंने पूरा ढेर फर्श पर फेंक दिया। चीनी मिट्टी के बर्तन एक बहरे कर देने वाले धमाके के साथ बिखर गए। आवाज स्तब्ध चुप्पी को चाबुक की तरह चीरती हुई गुजर गई। मैंने जीवन में बहुत पहले 2 बातें सीखी थीं। पहली, मैं इस परिवार में सबसे कम चाही गई इंसान थी। दूसरी, मेरी माँ वह थी जो सबसे ज्यादा मेहनत करती थी। दादा दादी के घर पर खाने की मेज पर मेरे लिए कभी कोई सीट नहीं होती थी। माँ एक पूरी दावत बनाती, ध्यान से बर्तन सजाती। दादाजी उसे एक झूठी उपेक्षा भरी मुस्कान के साथ हाथ हिलाकर कहते, हेलेन, जगह नहीं है, तुम और जेना रसोई में खा लो। ईमानदारी से कहूं तो मुझे छोटी रसोई की मेज पर बैठने में कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि माँ हमेशा चुपके से मांस के कुछ सबसे अच्छे, सबसे कुरकुरे टुकड़े मेरी प्लेट में डाल देती थी जब कोई नहीं देख रहा होता था। जबकि बाकी परिवार बाहर गिलास टकराता और ठहाके लगाता, माँ और मैं उस तंग रसोई में खुशी के साधारण चुराए हुए पल साझा करते थे। जब मैंने स्कूल जाना शुरू किया तो मैं लगातार शीर्ष छात्रों में शुमार रही, लेकिन मेरे जूनियर वर्ष तक पिताजी ने अचानक अपना पैर अड़ा दिया। उन्होंने मुझे आगे पढ़ने देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह कुछ जुगाड़ करके मुझे एक स्थानीय कारखाने में लगवा सकते हैं। यहाँ तक कि नए कर्मचारी भी महीने में लगभग 3,000 कमाते थे। अगर मैं हर महीने परिवार को 1,000 सौंप देती, उनकी छोटी बचत के साथ मिलाकर, तो यह जेसन के लिए उपनगरों में एक घर खरीदने के लिए पर्याप्त होता, ताकि वह क्रिस्टल से शादी कर सके।
माँ ने अपनी पूरी ताकत से उसका विरोध किया। पिताजी गुस्से में आग बबूला हो गए, उसे मार मार कर काला नीला कर दिया। फिर भी वह नहीं मानी। एक ऐसे चेहरे के साथ जो इतना सूजा हुआ था कि मुश्किल से इंसान जैसा लग रहा था। माँ मेरे स्कूल गई। उसने मेरे शिक्षकों से उसे कुछ और दिन देने की भीख मांगी। वादा किया कि वह मेरी ट्यूशन फीस भरने का कोई तरीका ढूंढेगी। उसने निर्माण स्थलों पर ईंटें ढोने का काम किया, दिन रात 5 सेंट प्रति ईंट, जब तक कि उसकी उंगलियां खून से लथपथ और कच्ची नहीं हो गईं। और फिर भी वह तब तक लगी रही जब तक उसने हर आखिरी सेंट जमा नहीं कर लिया। जिस रात उसने आखिरकार मेरी ट्यूशन फीस भरी, पिताजी ने उसे फिर से पीटा, पहले से भी बदतर। मैंने ऐसे पढ़ाई की जैसे मेरी जान उस पर निर्भर हो। उसे उस घर से बाहर निकालने के लिए बेताब थी। जब मुझे एक शीर्ष विश्वविद्यालय में प्रवेश मिला तो मैंने सबसे पहले माँ से उसे तलाक देने की भीख मांगी। लेकिन जेसन क्रिस्टल से शादी करने की तैयारी कर रहा था। परिवार को एक बड़ी सम्मानजनक शादी करनी थी। माँ ने बस आह भरी और कहा, मैं उसे अभी नहीं छोड़ सकती, इतने महत्वपूर्ण समय पर नहीं। यही मेरी माँ थी। वह बिना किसी हिचकिचाहट के बाकी सभी से प्यार करती थी, लेकिन किसी तरह उसने खुद से प्यार करना कभी नहीं सीखा। क्रिस्टल के परिवार में शादी करने के बाद वह और भी क्रूर हो गई। पिताजी और जेसन के पूरे समर्थन से उत्साहित होकर हर भोजन में वह अपने पसंदीदा व्यंजनों की मांग करती। अगर एक भी गायब होता तो वह नखरे करती, रोती बिलखती कि उसके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। अगर उसके माता पिता जरा सा खांस भी देते तो माँ से उम्मीद की जाती थी कि वह महंगी हर्बल सूप के ताजे बर्तन बनाएगी और व्यक्तिगत रूप से उसे अलाग्नी जनरल अस्पताल पहुंचाएगी, क्योंकि अन्यथा उसे हृदयहीन कहा जाता। यहाँ तक कि क्रिस्टल के अंडरवियर भी माँ को हाथ से धोने पड़ते थे। अगर माँ वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करने की हिम्मत करती तो क्रिस्टल उस पर अपमानजनक होने का आरोप लगाती। जेसन ने एक बार भी आपत्ति नहीं जताई। उसके दिमाग में माँ एक अच्छी माँ का खिताब अर्जित करने के लिए कभी पर्याप्त नहीं कर सकती थी। पिताजी और भी बुरे थे। जब भी ससुराल वाले आते तो गर्व से फूल जाते, जैसे कि अपने आदर्श परिवार का दिखावा करना एक व्यक्तिगत उपलब्धि हो। ये दोनों, पिताजी और जेसन, सांस लेने से ज्यादा दिखावे से प्यार करते थे। इसलिए जब मैंने लिविंग रूम के फर्श पर बर्तनों का वह ढेर तोड़ दिया तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया, हरे और भूतिया सफेद के बीच टिमटिमाते हुए। जेना हार्टमैन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जेसन उछलकर खड़ा हो गया, मुझ पर हमला करने के लिए तैयार, लेकिन उसकी सांस आगे बढ़ी और उसे पकड़ लिया। मैंने अपने होठों को एक धीमी, जानबूझकर मुस्कान में समेटा। मेरा दिमाग खराब नहीं हो रहा है, मैं माँ को उसका दिमाग खोजने में मदद कर रही हूँ। अगर वह तुम झोंकों से तलाक ले रही है तो उसे परजीवियों के झुंड के लिए क्यों गुलामी करनी चाहिए? यहाँ तक कि एक कुत्ता भी जब उसे खिलाया जाता है तो अपनी पूंछ हिलाता है। तुम लोग तो कुत्ते जितने सभ्य भी नहीं हो। कमरे में एक मृत, दम घुटने वाली चुप्पी छा गई। क्रिस्टल का चेहरा चमकीले लाल रंग का हो गया। उसने आखिरकार सारा दिखावा छोड़ दिया, मुझ पर पूरी ताकत से चीखते हुए। हंगामा सुनकर माँ रसोई से दौड़ती हुई आई। उसके चेहरे पर घबराहट लिखी हुई थी। जैसे ही पिताजी ने उसे देखा, वह बारूद के ढेर की तरह फट पड़े। हेलेन, देखो तुमने किस राक्षस को पाला है। माँ हमेशा कोमल रही थी, कभी पलटकर जवाब देने वाली नहीं। उसने अपना मुंह खोला, कुछ सेकंड के लिए कांपी, फिर एक नाजुक लेकिन स्थिर जवाब दिया। रिचर्ड, मैंने तुमसे कहा था, मैं तुमसे तलाक ले रही हूं। पिताजी का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। उसकी आवाज चीख में बदल गई। निकल जाओ अभी। तुम जाना चाहती हो, ठीक है, दफा हो जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं है। सोफे पर बैठे सभी लोगों ने स्थिति
को शांत करने के लिए कुछ आधे अधूरे प्रयास किए। उनमें रत्ती भर भी ईमानदारी नहीं थी। मैंने पलटवार करने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन माँ ने धीरे से मेरा हाथ थपथपाया, मुझे रुकने का इशारा किया। दांत पीसते हुए मैं उसके पीछे बेडरूम में चली गई। जैसे ही हमने अपने पीछे दरवाजा बंद किया, जेसन की आवाज लिविंग रूम से ताना मारते हुए आई, अकृतज्ञ कचरा तुम दोनों। कुछ हफ्ते पहले मैं न्यूयॉर्क में बिजनेस ट्रिप में फंसी हुई थी। काम का बोझ बहुत ज्यादा था और मैंने कई दिनों से घर पर बात नहीं की थी। अब माँ के आकार और टूटी फूटी बुदबुदाहट को जोड़ते हुए जब वह अपना सूटकेस पैक कर रही थी, मैंने धीरे धीरे उस नरक का पता लगाया जिसमें वह जी रही थी। क्रिस्टल की दादी को अचानक स्ट्रोक आया था और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दादी की देखभाल करने का बहाना बनाकर क्रिस्टल के माता पिता और छोटा भाई सीधे हमारे घर में आ गए थे। लेकिन जब उन्होंने दिखावा किया कि यह दादी की मदद करने के बारे मेन है, तो वास्तविकता बिल्कुल स्पष्ट थी। यह माँ थी जो उनका खाना बनाती थी, माँ जो दादी को खिलाती थी, माँ जो उनके बेड पैन साफ करती थी, माँ जो उनके कमजोर शरीर को नहलाती थी। और उस सब के बाद माँ को अभी भी हमारे छत के नीचे डेरा डाले हुए पूरे मुफ्तखोर सर्कस के लिए खाना बनाना और साफ सफाई करनी पड़ती थी। क्रिस्टल ने उसे व्याख्यान देने की हिम्मत की, माँ और पिताजी मेहमान हैं, हम उन्हें यहाँ रहते हुए बुरा कैसे खाने दे सकते हैं। और यह यहीं खत्म नहीं हुआ। क्रिस्टल का भाई कालेब, एक 20 वर्षीय युवक, अपने ससुराल वालों की चापलूसी करने की कोशिश में फिसल गया था और उसका घुटना छिल गया था। जेसन ने बड़े आत्ममहत्व के साथ घोषणा की, जब मैं छोटा था माँ हर रात मेरे छोटों की मालिश करती थी और मैं सुबह तक ठीक हो जाता था। माँ, तुम्हें कालेब की भी मालिश करनी चाहिए। तो उनकी अंतहीन मांगों के तहत माँ को हर रात आधा घंटा उस आलसी गंवार की मालिश करने के लिए मजबूर किया गया। माँ हमेशा कहती थी, जब आप लोगों की देखभाल कर रहे होते हैं तो आप उन्हें परिवार की तरह मानते हैं, यह सही काम है। लेकिन जिसने आखिरकार उसका दिल तोड़ दिया वह तब हुआ जब वह खुद बीमार पड़ गई। उस दिन वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। उसका शरीर बुखार से जल रहा था, इतनी बुरी तरह कांप रहा था कि वह मुश्किल से बोल पा रही थी। उसने जेसन को फोन किया, उसे ईआर ले जाने की भीख मांगी। जेसन, वह हंसा और कहा, मैंने आज क्रिस्टल और उसके माता पिता को खरीदारी के लिए ले जाने का वादा किया है, सब तय है, अब पीछे नहीं हट सकता। फिर कूड़े के टुकड़े को फेंकने की तरह लापरवाही से उसने कहा, अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो बस बिस्तर पर रहो, हम बाद में वापस आ जाएंगे। ओह, और भूलना मत, तुम्हें बाद में दादी से अस्पताल में मिलने भी जाना है। उन्होंने पूरे दल को कार में भरा, पिताजी सहित, और हंसते बतियाते चले गए। वे पूरे दिन गायब थे। इस बीच माँ बिस्तर पर पड़ी रही, बुखार से जलती हुई, भूखी, प्यासी, अकेली, न खाना न पानी, किसी ने जांच करने की भी परवाह नहीं की। अंत में उसे खुद 911 पर कॉल करना पड़ा। पैरामेडिक्स ने दरवाजा तोड़ दिया ताकि उस तक पहुंच सकें। प्रॉपर्टी मैनेजर घबरा कर पास में मंडरा रहा था। उन्होंने उसे एम्बुलेंस में लादा और अस्पताल ले गए। जहां तक हमारे बाकी परिवार का सवाल है, उन्हें तब तक पता भी नहीं चला जब तक वे उस शाम टहलते हुए वापस नहीं आए और पड़ोसियों से इसके बारे में नहीं सुना। जब वे आखिरकार अस्पताल पहुंचे तो उनके चेहरों पर कोई चिंता, कोई अपराध बोध नहीं था, केवल गुस्सा था। उन्होंने माँ को घेर लिया, चिल्लाते और कोसते हुए। पिताजी उस पर गरजे, हेलेन, तुम बस नाटक कर रही हो, बेवजह एम्बुलेंस बुला रही हो, पैसे बर्बाद कर रही हो, हम सबको शर्मिंदा कर रही हो। जेसन ने ताना मारा, उसकी आवाज व्यंग्य से टपक रही थी। बिल्कुल सही समय है ना? पूरा परिवार व्यस्त है और अब हमें तुम दोनों की देखभाल करनी है। क्या तुम एक बार के लिए थोड़ी और विचारशील नहीं हो सकती?
क्रिस्टल ने अपनी बाहें बांधी, मुस्कुराई और अपना चाकू फेंका। मुझे पता था वह बस जल रही है कि हम बाहर गए और मजे किए। उसने खुद को द्वेष से बीमार कर लिया। कुछ लोग बस दयनीय होते हैं। यह सुनकर मेरे हाथ इतने कांपे कि मेरी उंगलियां सुन्न हो गईं। माँ सबसे मितव्ययी इंसान थी जिसे मैं जानती थी। सालों तक अगर उसे कभी सर्दी लग जाती या कलाई में मोच आ जाती तो वह दांत पीस लेती और सह लेती। अस्पताल में पैर रखने से इनकार कर देती जब तक कि वह बिल्कुल मर न रही हो। उसे 911 पर खुद कॉल करने के लिए असहनीय दर्द में होना चाहिए। मैंने उसके कमजोर छोटे से शरीर को देखा जो हवा में मरते हुए पत्ते की तरह झूल रहा था। मैंने अपनी आंखों में उमड़ते आंसुओं को वापस रोकने के लिए जोर से पलकें झपकाईं, लेकिन वे फिर भी बह निकले। माँ हमेशा की तरह हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि क्रिस्टल उसका दुर्भाग्य नहीं पकड़ना चाहती थी, इसलिए वह अस्पताल से पूरे परिवार को घसीट कर ले जाने से पहले 5 मिनट से भी कम समय रुकी। यह एक पूरी तरह से अजनबी थी, अस्पताल के कमरे में रहने वाली एक बूढ़ी औरत जिसने माँ पर इतना तरस खाया कि उसे चुपके से सूप का एक अतिरिक्त कटोरा दे दिया। और उस पल में माँ को एहसास हुआ कि इन तथाकथित परिवार के सदस्यों की नज़र में वह एक अजनबी से भी कम मायने रखती थी। तभी जीवन भर चोट और विश्वासघात निगलने के बाद माँ ने आखिरकार खुद को यह सोचने की अनुमति दी, यह जाने का समय था। माँ ने ज्यादा सामान पैक नहीं किया। उस घर के प्रति जीवन भर की भक्ति और यह सब एक ही फटे पुराने कैनवस डफल बैग में समा गया। उस दिन वह अपने कमरे से बाहर निकली, अपना पूरा जीवन एक हाथ में लिए हुए। श्रीमती इवांस, क्रिस्टल की माँ, अपनी सामान्य झूठी मुस्कान के साथ दौड़ी आई, बैग छीनने की कोशिश करते हुए। ओह प्रिय हेलेन, तुम क्या कर रही हो? वह फुसफुसाई। यह सब हमारी गलती है, हमें कभी अंदर नहीं आना चाहिए था और तुम दोनों के बीच परेशानी पैदा नहीं करनी चाहिए थी। यह वास्तव में एक पाप है। उसने नाटकीय ढंग से बैग खींचा, इस प्रक्रिया में अपनी पीठ खींचने की शिकायत करते हुए। क्रिस्टल के पिता श्री इवांस माँ की ओर दौड़े, उसे धक्का देने के लिए तैयार दिख रहे थे। मैं उसके छूने से पहले ही बीच में आ गई, माँ को अपने पीछे ढालते हुए। और पिताजी और जेसन, वे बस दरवाजे पर खड़े रहे, हाथ जेब में डाले हुए, जैसे वे कोई सस्ता सोप ओपेरा देख रहे हों। जैसे कि जिस महिला पर हमला किया जा रहा था वह उनकी पत्नी, उनकी माँ नहीं थी। माँ ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं उसके करीब रही जब हम सामने के दरवाजे की ओर बढ़े। जब माँ अपने जूते बदलने के लिए झुकी तो पिताजी ने आखिरकार अपना मुंह खोला। उनकी आवाज खुरदरी और ठंडी थी। हेलेन, तुम आज उस दरवाजे से बाहर कदम रखती हो तो हार्टमैन परिवार में कभी वापस आने के बारे में सोचने की हिम्मत मत करना। मैं धीरे धीरे सीधी हुई, उसकी ओर मुड़ी और बर्फीली आवाज में कहा, अच्छा है, कौन आना चाहेगा? सारा गुस्सा जो मैंने सालों से दबा रखा था उबल पड़ा। मैंने सीधे पिताजी की ओर इशारा किया। मेरी आवाज कांप रही थी लेकिन ऊंची और स्पष्ट थी। तुम कायर के अलावा कुछ नहीं हो। घर पर भौंकोगे लेकिन बाहर तुम अपना मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करोगे। तुम माँ को पीटते हो क्योंकि वही अकेली है जिसे तुम पीट सकते हो। मैं मुड़ी और जेसन पर उंगली उठाई। और तुम एक रीढ़हीन चापलूस गद्दार के अलावा कुछ नहीं हो। तुम अपनी पत्नी के परिवार की चापलूसी करने के लिए अपनी माँ को बेच दोगे। तुम मर्द नहीं हो, तुम एक कलंक हो। मैं क्रिस्टल की ओर घूमी, मेरी आवाज चाकू की तरह काट रही थी। और तुम हर भोजन में अपने पसंदीदा व्यंजनों की मांग करती हो जैसे तुम कोई राजकुमारी हो, या इसीलिए कि तुम भूखी पली बढ़ी हो कि अब तुम मेरे घर को दान रसोई की तरह मानती हो। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के श्रीमती इवांस की ओर मुड़ी। तुम्हारी माँ बीमार पड़ती है और मेरी माँ को सूप बनाना पड़ता है, पूरी रात जागना पड़ता है, उसके शरीर को धोना पड़ता है। क्या तुम्हारा पूरा परिवार
मर गया और दफन हो गया हैं? मैंने कालेब को भी नहीं बख्शा। एक वयस्क आदमी अपने ही पैरों पर ठोकर खाता है और मेरी माँ को हर रात तुम्हारी मालिश करनी पड़ती है। क्या बात है कालेब, तुम्हारे सिर से समझदारी निकल गई? तुम्हें सब्जी बना दिया? अंत में मैंने श्री इवांस को घूरा। मेरी आवाज एक चाबुक की तरह थी। और तुम उस महिला को धक्का देने की हिम्मत करते हो जिसने तुम्हारे परिवार के लिए कमर तोड़ मेहनत के? तुम सब जोंक हो, मांस खाने वाले परजीवी। जेना हार्टमैन, तुम आज रात मरना चाहती हो? जेसन दहाड़ा, अपनी आस्तीनें चढ़ाते हुए और मुझ पर झपटते हुए। मैंने अपनी जेब से एक छोटा फल चाकू निकाला। मेरी आंखें कमरे को जमाने के लिए काफी ठंडी थीं। आओ, मुझे छुओ और देखो कौन पहले फर्श पर गिरता है। क्रिस्टल चिल्लाई, खुद को जेसन पर फेंकते हुए और उसकी बांह से चिपकते हुए। मैंने उन झुंड पर नजर डाली, फिर स्थिर और घातक शांत स्वर में कहा, मैं एक वकील से तलाक के कागजात तैयार करवाऊंगी। मैं उन्हें खुद पहुंचाऊंगी। इस क्षण से चाहे तुम जियो या मरो, तुम्हारा मुझसे या मां से कोई लेना देना नहीं है। बिना एक और शब्द का इंतजार किए मैंने मां का पुराना कैनवस बैग एक हाथ में पकड़ा, उसका हाथ दूसरे हाथ में लिया और सीधे उस घर से बाहर निकल गई जो घर से ज्यादा जेल जैसा लगता था। मां, मैंने चुपचाप कहा, चलो घर चलें। पिछले साल मैंने चुपचाप शहर में एक छोटा 2 बेडरूम का कोंडो खरीदा था। मैंने किसी को नहीं बताया। जिस दिन मैं मां को हमारे नए घर लाई, उसने सावधानी से अपना सामान खोला। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, अभी भी बेचैनी से भरे हुए थे। उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आवाज में डांट का पुट था। जेना, तुमने वहां चाकू क्यों निकाला? अगर तुम्हें चोट लग जाती तो? मुझसे वादा करो कि तुम फिर कभी इतनी लापरवाह नहीं बनोगी। मैं उसके बगल में बैठ गई, अपनी बाहें धीरे से उसके कमजोर कंधों के चारों ओर लपेट लीं। धीरे से मैंने कहा, क्योंकि मैंने अपना मन बना लिया था मां। मैं तुम्हें बाहर निकालने वाली थी, ठीक वैसे ही जैसे तुमने एक बार मुझे उस नरक के छेद से बाहर निकाला था, चाकू हाथ में लेकर। यह उस साल हुआ जब मुझे कॉलेज स्वीकृति पत्र मिला। दादा दादी ने कहीं से हमें ग्रामीण पेंसिल्वेनिया में पुराने परिवार के घर वापस आमंत्रित किया था, यह कहते हुए कि वे जश्न मनाना चाहते हैं। लेकिन जिस क्षण हमने कदम रखा, मुझे एक जाल की गंध आई। पता चला कि हमारी पीठ पीछे उन्होंने पहले ही मेरी आजादी बेच दी थी। उन्होंने सुना था कि लड़कियां एक बार कॉलेज चली जाती हैं तो वास्तव में कभी घर वापस नहीं आती। इसलिए पिताजी और जेसन के साथ मिलकर उन्होंने एक गुप्त सौदा किया। उन्होंने एक स्थानीय ठग के परिवार से शादी के तोहफे के रूप में $15,000 स्वीकार किए। उन्हें बस एक दिखावटी शादी का भोज, कुछ खाना, कुछ शराब चाहिए थी और मैं अपना बैग पैक करने से पहले ही ब्याह दी जाती। जब मुझे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, मैंने खाने की मेज को लात मारी और भागने की कोशिश की, लेकिन मैं संख्या में कम थी और जल्दी से वापस खींच ली गई। ठग की मां चिल्लाई, उसे पकड़ो, उसे घसीट कर ले जाओ। एक बार हो जाने के बाद कोई इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कह सकता। उन्होंने मेरे मुंह में एक गंदा कपड़ा ठूंस दिया, मेरे हाथ पैर बांध दिए और मुझे ठग के कंधे पर अनाज की बोरी की तरह फेंक दिया। जैसे ही निराशा ने मुझे निगल लिया, मां अंदर आ गई, बाल बिखरे हुए, आंखें जलती हुईं, हाथ में एक जंग लगी दरांती लिए हुए जो उसने कहीं से छीन ली होगी। हिम्मत है तुम्हारी उस पर हाथ रखने की। उसकी आवाज हवा को एक जंग लगे ब्लेड की तरह चीर गई, कर्कश और घृणित। उसने मां की ओर एक व्यंग्यात्मक नजर डाली। उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। मां का हाथ अभी भी चीर पकड़े हुए बीच में ही जम गया। उसकी उंगलियां सफेद हो गईं।
मैंने अपने बैग से कागजों का एक ढेर निकाला और उन्हें अपनी कलाई के झटके से ऊपर उठाया। माँ, यहाँ सिर्फ पत्नी के रूप में अपना आखिरी कर्तव्य पूरा करने के लिए है, मैंने कहा। मेरी आवाज तेज थी। और मैं पिताजी को तलाक के कागजात देने आई। क्रिस्टल अपनी कुर्सी से उछल पड़ी, आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। अस्पताल के बिस्तर पर पिताजी पलकें झपकाते हुए जागे। उनकी पुतलियां फैली हुई थीं। एक धीमी, घबराई हुई कराह उनके होठों से निकली। क्रिस्टल झपटी और मेरे हाथ से कागजात छीनने की कोशिश की। मैंने लापरवाही से कंधे उचका दिए। आगे बढ़ो, फाड़ दो, मेरे पास प्रतियां हैं। माँ ने चुपचाप गंदा चीर उठाया, उसे सिंक पर धोया और अपनी पीठ सीधी की। बिना एक और शब्द कहे हम सिर ऊंचा करके एक साथ कमरे से बाहर चले गए। उसने नए कपड़े पहने थे जो मैंने उसके लिए खरीदे थे, अतिरिक्त छोटे आकार के। फिर भी वे उसके कमजोर शरीर पर ढीले ढाले लटक रहे थे। दालान के अंत में माँ फुसफुसाई, जेसन ने कहा, तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। और उन लोगों को देखो, उनमें से कोई भी उनकी देखभाल नहीं कर सकता। अगर मैं नहीं आती तो शायद वह बचते नहीं। मेरे सीने में आग का गोला उठा। इतना गर्म जल रहा था कि मेरी नजर धुंधला गई। मैं इतनी गुस्से में थी कि लगभग हंस पड़ी। तुम्हें अभी भी उसके लिए खेद है? मैंने फुफकारा। मेरी आवाज कांप रही थी। मैंने उस कमरे की ओर उंगली उठाई जहां से हम अभी निकले थे। जब तुम बिस्तर पर बीमार पड़ी थीं, तो किसने तुम्हारी जांच की? कौन तुम्हारे लिए एक कप पानी भी लाया? मैं रात को जागती रही, इसके बारे में सोचती रही, और इसने मुझे अंदर से तोड़ दिया। और उन्होंने तुम्हें दोषी ठहराया। उन्होंने इस्तेमाल किया। एक बार भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जो प्यार जैसा हो। मेरे अचानक विस्फोट ने माँ को इतना चौंका दिया कि वह पीछे हट गई। मुझे पता था कि वह अंदर से संघर्ष कर रही थी। जब से वह उस घर से बाहर निकली थी, वह हर उस चीज के खिलाफ एक अदृश्य युद्ध लड़ रही थी जिस पर उसे विश्वास करने के लिए पाला गया था। उसकी हड्डियों में वह अभी भी पुरानी परंपराओं द्वारा ढाली गई महिला थी। वह महिला जो सोचती थी कि अगर तुम बस काफी देर तक सहते रहो तो शांति अंततः लौट आएगी। अगर अस्पताल में क्रूर जगाने वाली कॉल न होती तो वह हमेशा के लिए फंसी रह सकती थी। लेकिन अब वह जागृति वास्तव में कब तक टिक सकती थी? उसके जैसे अच्छे दिल वाले लोग वे हमेशा बहुत आसानी से माफ कर देते थे। समय घावों को भर देगा। वह केवल दया के छोटे टुकड़ों को याद करना शुरू कर देगी और क्रूरता के पहाड़ को भूल जाएगी। और फिर वह नरम पड़ जाएगी, वापस मुड़ जाएगी, ठीक उसी जाल में वापस गिर जाएगी। लेकिन क्यों नरक में उसे चाहिए? मैंने हाथ बढ़ाया और धीरे से माँ की आस्तीन ऊपर की। वहां उसकी बांह पर एक निशान था, पीला, धंसा हुआ, अस्पताल के धुंधले दालान की रोशनी में क्रूरता से ज्वलंत। यह एक पुराना घाव था, लेकिन यह किसी भी शब्द से ज्यादा जोर से चीख रहा था। पिताजी ने उसके साथ ऐसा किया था, एक रसोई के चाकू से। मैं तब बस एक बच्ची थी। पिताजी जुए में खो गए थे। रात के बाद रात पोकर टेबल पर शहर के सबसे बुरे नशेड़ियों के साथ डूबते हुए। वह एक बुरी हार की लकीर पर थे। किसी बड़े मुंह वाले और क्रूर ने मजाक किया, बेटियों वाले मर्द हमेशा हारते हैं, लड़कियां कर्ज लेकर पैदा होती हैं। पिताजी ने खुद को अंधे गुस्से में पी लिया। उस रात वह व्हिस्की और रोश की गंध में घर लड़खड़ाते हुए आए और पागल हो गए। उन्होंने एक चाकू पकड़ा, मेरी ओर लड़खड़ाते हुए, अस्पष्ट बोलते हुए, तुम वह शापित चीज हो जिसने मेरी किस्मत बर्बाद कर दी है। मैं भागी। आंगन में हाथ पैर मारते हुए फेफड़े चीखने से फट रहे थे, लेकिन मैं उनसे आगे नहीं निकल सकी। माँ ठीक उसी समय घर आई।
वह जूते उतारने के लिए भी नहीं रुकी। पिताजी को मेरे पीछे झपटते हुए देखकर उसने नंगे हाथों से उन पर छलांग लगा दी, चाकू के लिए पकड़ते हुए, अपनी पूरी ताकत से उनसे लड़ते हुए। संघर्ष में ब्लेड उसकी बांह पर कट गया। जब तक खून फर्श पर दाग नहीं लगा, तब तक दादा दादी आलस्य से लड़ाई को तोड़ने के लिए भटकते रहे। वे माँ को अस्पताल नहीं ले गए। उन्होंने किसी स्थानीय नियम हकीम को बुलाया ताकि वह लिविंग रूम में उसके टांके लगा सके। जब वह वहां था, उसने मेरी हथेलियों पर कुछ एंटीसेप्टिक लगाया, जहां 2 गहरे दांतेदार निशान आज भी एक दूसरे को पार करते हैं। मैंने अपना हाथ खोला, उसे पुराने गुस्से वाले निशान देखने दिए। माँ, मैं फुसफुसाई। मेरी आवाज कांप रही थी। तुम शायद भूल गई हो, लेकिन मैं नहीं भूली हूं। मैं वह रात नहीं भूली हूं जब पिताजी ने मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। मैं यह नहीं भूली हूं कि कैसे दादा दादी ने मुझे बेचने की कोशिश की थी। मैं यह नहीं भूली हूं कि कैसे हम दोनों ने उस घर में नरक से अपना रास्ता खरोंच कर और पंजा मारकर बनाया था। माँ की आंखें आंसुओं से भर गईं, इतनी तेजी से उमड़ पड़ीं कि वह उन्हें झपका नहीं सकी। जेना, वह रुंधे गले से बोली, जिस दिन मैंने तुम्हें कॉलेज भेजा था, मैंने तुमसे कहा था कि जितनी दूर हो सके भाग जाओ, कभी पीछे मुड़कर मत देखना। तुमने क्यों नहीं सुना? मैं टूट गई। शब्द मुझसे एक बात टूटने की तरह फट पड़े। ऐसा इसीलिए नहीं है कि मैंने नहीं सुना। बड़े आंसू फर्श पर गिरे। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने मुझे बचाया माँ। तुमने मुझे हार्टमैन घर की गंदगी से बाहर निकाला और मेरी आवाज टुकड़ों में टूट गई। मैं बस तुम्हें भी बचाना चाहती थी, लेकिन क्यों? मैं कच्ची और गुस्से में चिल्लाई। जब मैंने सीढ़ी ठीक तुम्हारे सामने रखी तो तुम अभी भी क्यों नरक कीचड़ में वापस कूदना चाहती हो? माँ की आंखों में उथल पुथल चमक उठी। हमारी सीढ़ियां टकराईं। मैं डेयर, तेज, खामोश, शातिर। अंत में वह टूट गई। कांपते हाथों से उसने तलाक के कागजात पकड़े और अपना नाम हस्ताक्षर किया। लेकिन मुझे पता था कि यह सिर्फ मेरा चीखना और रोना नहीं था जिसने उसे मजबूर किया। यह वह था जो मैंने उसे दिखाया था, सबूत। इन सभी वर्षों में, जब मैं कॉलेज में दूर थी, जब मैं जीवन बनाने की कोशिश कर रही थी, पिताजी और जेसन मुझे कदम दर कदम, साल दर साल ब्लैकमेल कर रहे थे। उन्होंने माँ से मेरी संपर्क जानकारी चुरा ली थी और फिर टेक्स्ट आए, ईमेल आए जैसे पैसे चाहिए, बिल बकाया हैं, पैसे चाहिए, घर खरीद रहा हूं, पैसे चाहिए। पहले तो मुझे लगा कि वे सिर्फ झांसा दे रहे हैं, जब तक कि उस दिन उन्होंने मुझे एक तस्वीर नहीं भेजी। माँ का चेहरा पीटा हुआ और टूटा हुआ, उसकी आंखें फटी हुईं, उसके गाल सूजे हुए बैंगनी। तभी मुझे एहसास हुआ कि वे सिर्फ झांसा नहीं दे रहे थे, वे राक्षस थे। मैं मूर्ख नहीं थी। मैंने लॉ स्कूल में दोस्तों से सलाह ली, यहां तक कि परिवार के बीच भी ब्लैकमेल और जबरन वसूली अपराध थे। इसलिए हर बार जब उन्होंने पैसे मांगे, मैंने उन्हें ट्रांसफर कर दिया और सबूत का हर टुकड़ा रखा। स्क्रीनशॉट, बैंक रसीदें, तस्वीरें, टेक्स्ट, सभी ध्यान से दायर और दिनांकित। मैंने उनके अपराधों को ढेर होते देखा, छोटे मोटे दुराचारों से लेकर उन आरोपों तक जो उन्हें 5 से 15 साल के लिए बंद करने के लिए काफी भारी थे। अगर मैं चाहती तो मैं उन्हें कल जेल भेज सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया। जैसा कि मुझे पता था, अगर माँ अभी भी हार्टमैन परिवार से रत्ती भर भी लगाव रखती है, भले ही मैं उन लोगों को सलाखों के पीछे डाल दूं, वह आजाद नहीं होगी, वह खुश नहीं होगी। इसीलिए मैंने अपना स्वाभिमान निगल लिया। मैंने ब्लैकमेल जारी रहने दिया। मैंने उन्हें मुझे खून चूसने दिया, सब इस पल के लिए। वह पल जब माँ ने आखिरकार सचमुच हार मान ली। भगवान ने आखिरकार अपनी आंखें खोली होंगी। गैस पॉइजनिंग के बाद
पिताजी आंशिक रूप से लकवाग्रस्त हो गए थे। पहले तो जेसन और अन्य लोगों ने अनिच्छा से अस्पताल के कुछ बिलों का भुगतान किया और उन्हें घर ले आए, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो इसके हर सेकंड में वे उससे नाराज थे। शुरुआत में जेसन ने पिताजी को पोंछ ने चम्मच से खिलाने का आधा अधूरा दिखावा किया, लेकिन एक लकवाग्रस्त मरीज जो अपने मल त्याग को नियंत्रित करने या खुद हिलने में असमर्थ था, जल्दी ही एक असुविधा से ज्यादा बन गया। क्रिस्टल को गंध से नफरत थी, गंदगी से नफरत थी, शर्मिंदगी से नफरत थी। जेसन के जीवन को नरक बनने में ज्यादा समय नहीं लगा। जल्द ही वह टूट गया। उसने फोन करना शुरू कर दिया, मां से वापस आने की भीख मांगते हुए। फोन पर जेसन रोया और बड़बड़ाया, मां, यह सब पहले मेरी गलती थी। मुझे बेहतर पता नहीं था। मुझे हमेशा क्रिस्टल का पक्ष नहीं लेना चाहिए था। अगर तुम घर आती हो तो मैं अपने घुटनों पर झुककर माफी मांगूंगा, मैं कसम खाता हूं। उसके मगरमच्छ के आंसू सुनकर मेरा पेट खराब हो गया, लेकिन मां हिचकिचाई। उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखें बदलती हुईं, डगमगाती हुई। मैं करीब झुकी, 2 शब्द मुंह से निकालते हुए, विच्छेद धन। मैंने उसे दूसरा अनुमान लगाने का समय नहीं दिया। उसी दिन मैंने कुछ जुगाड़ लगाया और उसे जल्दी से नौकरी दिला दी। वह हमारे पड़ोस में एक परिवार के लिए एक वरिष्ठ घरेलू सहायिका बन गई। वेतन $4000 प्रति माह, उत्कृष्ट लाभ, हर रात अपने बिस्तर पर सोने के लिए घर। मां ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह इस तरह का पैसा कमा सकती है। उसने खुद को काम में झोंक दिया, परिवार पर ऐसे काम करते हुए जैसे वे शाही हों, और धीरे धीरे वह बदल गई। वह सीधी चलने लगी। उसकी आंखें फिर से चमक उठीं, लेकिन सिर्फ यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसका दिल नरम न पड़े, मैंने उसके रोजगार अनुबंध की शर्तों को थोड़ा बदल दिया। मैंने उससे कहा, एक दंड खंड है। अगर तुम नौकरी छोड़ती हो तो तुम्हें 10 महीने का वेतन देना होगा, लगभग $40,000। मां के चेहरे का रंग उड़ गया। वह घबराहट से लगभग रो पड़ी। जेना, मैं यह वहन नहीं कर सकती। मैं इसे कभी वापस नहीं चुका सकती। मैंने धीरे से उसका हाथ थपथपाया, उसे आश्वस्त करते हुए, चिंता मत करो, जब तक तुम नौकरी नहीं छोड़ती तुम ठीक रहोगी। फिर मैंने जानबूझकर जोड़ा, जब तक निश्चित रूप से तुम हार्टमैन घर वापस जाकर खून चूसने वालों की सेवा करने के बारे में नहीं सोच रही हो। मां हकला गई, सिर झुकाए, मेरी आंखों में देखने में असमर्थ। मैंने आह भरी, दिल टूटने का नाटक करते हुए, अगर तुम सच में वापस जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। सबसे बुरी स्थिति में मैं बस उन्हें मुझे ब्लैकमेल करते रहने दूंगी। सबसे बुरी स्थिति में मैं तुम्हारी दंड शुल्क खुद भर दूंगी। मां की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया, लगभग एक शपथ लेते हुए, जेना, मैं तुम्हें फिर कभी नीचे नहीं खींचूंगी। रुको, मैं कड़ी मेहनत करूंगी। हम अपना जीवन जिएंगे, बस हम दोनों। मां, जैसे लोगों के साथ शब्द काफी नहीं थे। तुम्हें परिणामों को उनके दिलों में गहराई से जमाना था। उन्हें समझाना था कि पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। अब हर बार जब वह उस $40,000 के दंड के बारे में सोचती, चाहे उसका दिल कितना भी नरम क्यों न हो जाए, वह कभी भी वापस जाने के बारे में नहीं सोचेगी। इस बीच जेसन अपना आपा खो रहा था। वह फोन में चिल्लाया, गालियां देता और थूकता, लेकिन मैंने शांति से कॉल समाप्त कर दी। फिर मां के संपर्कों से हर हार्टमैन रिश्तेदार को ब्लॉक कर दिया। जब जेसन को एहसास हुआ कि वह मां तक नहीं पहुंच सकता, तो वह हताश हो गया। उसने मेरे ऑफिस की इमारत के बाहर डेरा डालना शुरू कर दिया। एक लंच ब्रेक पर मैं 25वीं मंजिल की कांच की दीवार पर खड़ी होकर नीचे देख रही थी। वह वहां था, सामने के दरवाजों के बाहर एक पिंजरे में बंद चूहे की तरह चक्कर काट रहा था।
मैंने जानबूझकर भूमिगत गैरेज छोड़ दिया और सीधे मुख्य प्रवेश द्वार से बाहर चली गई। उसे मुझे पकड़ने दो। जेसन ने मुझे तुरंत देखा और मुझे एक साइड गली में खींच लिया। उसकी आवाज एक धीमी, उग्र गुर्राहट थी। जेना हार्टमैन, तुम माँ को कहाँ छुपा रही हो? मैंने अपना बैकपैक अपने कंधे पर डाला और लापरवाही से जवाब दिया, मैं उसे छुपा नहीं रही हूं माँ, काम में व्यस्त है, इसीलिए उसके पास तुम्हारे कॉल लेने का समय नहीं है। काम कर रही है? जेसन ने तिरस्कार से नाक सिकोड़ी। बिना शिक्षा, बिना अनुभव वाली एक गृहिणी, उसके पास किस तरह की नौकरी हो सकती है? मुझे यह बकवास मत सुनाओ। फिर उसने गियर बदले, आदेश दिए जैसे उसे पूरा अधिकार हो। उसे कहो कि वह अपना पिछवाड़ा यहां वापस लाए और पिताजी की देखभाल करे। मैं इसे एक और दिन नहीं कर सकता। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। अस्त व्यस्त दाढ़ी, खून भरी आंखें, दागदार शर्ट। वह एक बर्बाद आवारा की तरह लग रहा था। मैं हंसे बिना नहीं रह सकी। माँ, अब एक वरिष्ठ घरेलू सहायिका है, मैंने लापरवाही से कहा। $4,000 प्रति माह। मैंने जेसन के चेहरे को विकृत होते देखा। हर मांसपेशी कसती हुई। मैंने चुप्पी को खींचने दिया। बेशक, मैंने मीठी आवाज में जोड़ा, अगर तुम और तुम्हारा कीमती परिवार महीने में 3,000 निकाल सकते हो तो माँ शायद वापस आकर तुम्हारी हर जरूरत पूरी कर दे। जेसन का चेहरा कुछ विभत्स में बदल गया। वह फट पड़ा। सपने देखो, वह चिल्लाया। उसे इसके लिए भुगतान करने की क्या जरूरत है? हमारी देखभाल करना उसका कर्तव्य है। किस तरह की बेशर्म बूढ़ी औरत उससे अपेक्षित काम करने के लिए पैसे की उम्मीद करती है? बेशर्म? मैं हंसी, एक नरम ठंडी हंसी, तिरस्कार से टपकती हुई। बेशर्म? अगर इस दुनिया में कोई बेशर्म था तो वह वे थे। जेसन को हवा में बदलाव महसूस हुआ होगा, क्योंकि उसने जल्दी से रणनीति बदल दी, अपने चेहरे पर एक नकली दयनीय मुस्कान चिपकाते हुए। जेना, चलो भी, यह सब मेरी गलती नहीं है। माँ ही थी जो इतनी बेवकूफ थी कि बेहतर नहीं जानती थी। उसने वही किया जो क्रिस्टल ने उसे करने के लिए कहा। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा। मेरी आवाज धीमी और स्थिर थी। जेसन हार्टमैन, वह बेवकूफ नहीं थी। वह बस तुमसे प्यार करती थी। वह तुमसे प्यार करती थी। वह उस दयनीय घर से प्यार करती थी। वह तुमसे इतना प्यार करती थी कि उसने हर अपमान, हर घाव को बिना आवाज किए निगल लिया। और तुमने क्या किया? तुमने उसके प्यार को कमजोरी समझ लिया, मूर्खता समझ लिया, कुछ ऐसा जिसे तुम बिना सोचे समझे अपने पैरों तले कुचल सकते हो। जेसन पल भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसके चेहरे पर कुछ झलका। उसने नाटकीय ढंग से अपना दाहिना हाथ उठाया, जैसे कोई गंभीर प्रतिज्ञा कर रहा हो। अब मुझे समझ आया। मैं कसम खाता हूं, अगर माँ वापस आती है तो मैं उसके साथ सही व्यवहार करूंगा। क्रिस्टल भी उसे याद करती है। हम एक बड़ी स्वागत पार्टी की योजना बना रहे हैं। बुद्धिमान, ओह बुद्धिमान। मैं पतले से मुस्कुराई, लेकिन मैंने सिर हिला दिया। लेकिन जैसा कि मुझे पता था, मुझे हार्टमैन घर वापस जाने की जरूरत थी। हमें माँ के दस्तावेज चाहिए थे, उसकी आईडी, उसके कागजात, वे सभी चीजें जो पिताजी ने बेडरूम की दराज में बंद कर रखी थीं। जिस क्षण दरवाजा खुला, बदबू की एक लहर मेरे चेहरे पर सीधे लगी। फफूंदी, सड़न और मानव अपशिष्ट का दम घुटने वाला मिश्रण। घर एक निंदित डंप जैसा लग रहा था। कोई साफ नहीं करता था, किसी को परवाह नहीं थी। सड़ा हुआ बचा हुआ खाना फर्श पर बिखरा हुआ था। गंदे मोजे पहाड़ों की तरह ढेर थे। क्रिस्टल और बाकी लोग पहले ही भाग चुके थे। पिताजी की हालत से घृणा करते हुए उसे अकेले सड़ने के लिए पीछे छोड़ गए थे। मैंने अपनी नाक दबाई और खुद को पिताजी के बेडरूम की ओर धकेला। अंदर ठंडे दलिया का एक कटोरा
रात की मेज पर दही और खट्टा बैठा था, गंदगी की एक पपड़ी बना रहा था। पिताजी बिस्तर पर लेटे थे, मांस के एक फफूंदीदार बर्बाद स्लैब से ज्यादा कुछ नहीं। उसकी आंखें खाली थीं, उसका पूरा शरीर सड़न की गंध से भरा था। मैं करीब गई और ठंडे और तेज स्वर में पूछा, रिचर्ड हार्टमैन, क्या तुमने कभी सोचा था कि ऐसा होगा? तुमने अपना जीवन ताकत से फूला हुआ बिताया, माँ को पीटते हुए, मुझे पीटते हुए, अपने आसपास की हर अच्छी चीज को तोड़ते हुए। नहीं, तुम्हारे कीमती बेटे द्वारा पीछे छोड़ दिया गया, अपनी ही गंदगी में भूखा मर रहा है। गर्म सूप का एक कटोरा भी नहीं, तुम इसके हर सेकंड के लायक थे। पिताजी ने मेरी आवाज सुनी और गुस्से से हाँफने लगे। तुम यहां क्यों हो? उसने थूका। हेलेन कहाँ है? उसे कहो कि वह अपना पिछवाड़ा यहां वापस लाए और मेरी देखभाल करे। मैंने हर शब्द धीरे धीरे जानबूझकर उच्चारित किया। वह वापस नहीं आ रही है, मैं बस उसके दस्तावेज लेने आई हूं, तुम्हारे बीच हर आखिरी बंधन काटने के लिए। पिताजी ने अपने पीले दांत पीसे और अपनी गंदी चादरों पर थूक का एक गंदा गोला फेंका। सपने देखो, वह कर्कश बोला। वह चीखने लगा, हेलेन मेरी है, वह मेरी औरत है। अगर मैं उसे मरवाना चाहता हूं तो वह मर जाती है, वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। मुझे इसकी उम्मीद थी। मुझे आश्चर्य भी नहीं हुआ। मैंने एक छोटी काटने वाली हंसी छोड़ी। मैं करीब गई, उसके ऊपर मंडराते हुए। तुम अपना पिछवाड़ा भी नहीं पहुंच सकते। मुझे बताओ, तुम ठीक किसे धमकी दे रहे हो? अगर तुम उन कागजों पर हस्ताक्षर करने से इनकार करते हो, ठीक है, बस ये जान लो, माँ और मैं इस घर में फिर कभी पैर नहीं रखेंगे। मैं अंदर झुकी, मेरी आवाज धीमी और घातक थी। रिचर्ड हार्टमैन, मैं तुम्हें अपने हाथों से नहीं मार सकती, लेकिन मैं यह सुनिश्चित कर सकती हूं कि तुम एक ऐसी जिंदगी जियो जो मौत से भी बदतर हो। पिताजी का चेहरा एक उग्र विभत्स मुखौटे में बदल गया। तुम गंदी बच्ची, तुम मुझे धमकी देने की हिम्मत करती हो? मैं जेसन से तुम्हारी देखभाल करवाऊंगा। उसके कांपते हाथ ने बासी दलिया का कटोरा पकड़ा और मुझ पर फेंक दिया। मैं आसानी से एक तरफ हट गई। कटोरा दीवार से टकराकर टूट गया। खट्टा कीचड़ हर जगह फैल गया। मैं धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी, बर्फ की तरह ठंडी। जेसन, मैंने ताना मारा। तुम्हारा मतलब उस प्रतिभाशाली से है जिसने तुम्हें लगभग गैस से मार डाला क्योंकि वह स्टोव नहीं चला सकता था। वह महान बेटा जिसकी पत्नी तुम्हारी बदबू भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, जिसने तुम्हें डूबते जहाज से कूदने वाले चूहे से भी तेजी से छोड़ दिया। मैं उसके बिस्तर के करीब गई और उसके कान में फुसफुसाई, मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ रिचर्ड। तुम्हारा प्यारा बेटा, वह पहले ही मेरे पास आया था। मुझे बताया कि वह तुम्हारा पिछवाड़ा पहुंचते पहुंचते थक गया है और अगर मैं उसे तुम्हारे बेकार शव को पुल के नीचे फेंकने के लिए कुछ हजार दूं, तुम जानते हो वह बिना पलक झपकाए ऐसा करेगा। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालीं, उसकी पुतलियों में डर खिलते हुए देखा, लेकिन जैसा कि वह जानता था, जेसन बिल्कुल करेगा। लालची, आलसी, बर्फ की तरह ठंडा। हार्टमैन परिवार ने कभी भरोसे के लायक आदमी नहीं पाला और वह जानता था कि मैं बिना सोचे समझे इसका पालन करूंगी। मैंने अभी अलमारी में छानबीन शुरू ही की थी। माँ की आईडी निकाल रही थी जब जेसन कमरे में घुस आया और उसे मेरे हाथ से छीन लिया। पुरानी दीवारें पतली थीं। उसने मेरे और पिताजी के बीच हर शब्द सुना था। जेसन मुस्कुराया, उसकी आवाज नकली मिठास से टपक रही थी। अब जेना, क्या यह थोड़ा संदिग्ध नहीं है चुपके से माँ का सामान चुराना? मैंने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय मैंने शांति से अपने फोन की स्क्रीन पर टैप किया, चुपचाप रिकॉर्डिंग ऐप शुरू करते हुए। तुम क्या चाहते हो?
मैंने सपाट स्वर में कहा। और ब्लैकमेल? जेसन ने नाराजगी का नाटक किया, नकली मासूमियत में अपने हाथ हिलाते हुए। इतने कठोर मत बनो, हम परिवार हैं। तुम इसे ब्लैकमेल कैसे कह सकते हो? तुम जानते हो, क्रिस्टल का परिवार अभी भी मुझ पर जी रहा है। मैं बिल्लों में डूबा हुआ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह उचित है कि तुम थोड़ा योगदान दो? मेरी आंखें सिकुड़ गईं। मेरी आवाज बर्फीली हो गई। और अगर मैं न कहूं। जेसन का मुखौटा तुरंत टूट गया। उसका चेहरा कुछ अंधेरे और शातिर में बदल गया। तो फिर मुझे दोष मत देना जब तुम्हारी आरामदायक छोटी सी जिंदगी बिखर जाए। वह फुफकारा। यह शहर छोटा है। मेरे लिए तुम्हें और मां को ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। जब ऐसा होता है, मुझसे किसी दया की उम्मीद मत करना। दयनीय, बिल्कुल दयनीय। जेसन हार्टमैन, कर्म का जीता जागता अवतार, अंदर से सड़ रहा है। मैंने बहस करने की जहमत नहीं उठाई। मैंने बस अपना फोन निकाला, शांति से उसे $3000 ट्रांसफर किए और पुष्टि दिखाई। जेसन का चेहरा ऐसे चमक उठा जैसे उसने लॉटरी जीत ली हो। उसने मां की आईडी एक मुस्कुराहट के साथ मुझे वापस फेंक दी। अब यह हुई ना बात, वह चिल्लाया। जब तक मैं अच्छा जी रहा, तुम दोनों दुनिया को फाड़ सकते हो, मुझे कोई परवाह नहीं है। तुम्हारे पास पैसा है, इसे शांति खरीदने के लिए खर्च करो। जीत जीत है ना? नकदी जेब में डालकर जेसन अकड़ कर चला गया, क्रिस्टल के लिए अपनी पूंछ हिलाने वापस जाने के लिए उत्सुक। मां की तरफ तलाक आश्चर्यजनक रूप से आसानी से हो गया। पिताजी केवल सहयोग करने के लिए सहमत हुए क्योंकि जेसन ने उन्हें पूरी तरह से छोड़ दिया था। मैंने उसे मीठा वादा किया, अगर तुम सहयोग करते हो तो मैं तुम्हारी देखभाल के लिए एक देखभाल करने वाला रखूंगी। उसने मुझ पर विश्वास किया, ठीक वैसे ही जैसे उसने एक बार पुलिस के सामने कसम खाई थी कि वह मां या मुझे फिर कभी नहीं मारेगा। सब कुछ। कोर्ट हाउस में मां की हथेलियां पसीने से तर थीं। वह आखिरकार वह काम करने वाली थी जिसे उसने अपने दिमाग में 1000 बार दोहराया था। इस बार वह डरी हुई नहीं थी। तलाक के कागजात पर उसके हस्ताक्षर अस्थिर और अजीब थे, लेकिन हर अक्षर दृढ़ और अटूट था। जैसे ही उसने लिखा, मैंने अपनी यात्रा की झलकियां देखीं। अपने पहले छात्र आरण के लिए हस्ताक्षर करना, हाथ कांपते हुए छात्रवृत्ति आवेदनों पर हस्ताक्षर करना, सतर्क और आशान्वित। अपनी पहली नौकरी की पेशकश पर हस्ताक्षर करना, उत्साह से चक्कर आना। अपने पहले अपार्टमेंट के लिए पट्टे पर हस्ताक्षर करना, दिल स्थिर और निश्चित। कदम दर कदम मैंने कीचड़ से अपना रास्ता खरोंच कर एक ऐसे जीवन में बनाया था जो आखिरकार खिल गया था। और आज मैं मां को उसी दलदल से बाहर निकाल रही थी। पिताजी ने पूरी प्रक्रिया के दौरान कुछ नहीं कहा। हर बार वह अपना सिर उठाते, मां को उसके साफ कुरकुरे कपड़ों में देखते, फिर अपने सड़ते टूटे शरीर को देखते। पुरुष अभिमान जो कभी घर को एक घने जहरीले कोहरे की तरह भर देता था, अब बिखर गया था, धूल में मिल गया था। जब कागजी कार्रवाई पूरी हो गई, मां शौचालय गई। पिताजी ने नए देखभाल करने वाले को अपने करीब आने के लिए कहा। उसने अपनी आवाज धीमी की, झूठी विनम्रता से भरी हुई। जेना, मैंने तुम्हारे साथ भी गलत किया, मैं मानता हूं। तुम अभी भी मेरे लिए एक देखभाल करने वाला रख रही हो। पिताजी वास्तव में आभारी हैं। केवल अब, सब कुछ के बाद, क्या उसने माफी मांगने की हिम्मत की? और इसका क्या फायदा था? क्या एक सूखी माफी दशकों के खून, चोटों और आतंक को मिटा देगी? इससे भी बदतर, उसे खेद नहीं था, वह बस हताश था। जेसन बहुत पहले ही उस पैसे के साथ गायब हो गया था जो उसने घोटाला किया था। पिताजी के पास मेरे अलावा कोई नहीं बचा था। मैं मीठी मुस्कुराई, गर्मी की हवा की तरह गर्म। कोई चिंता नहीं, पिताजी,
यह कम से कम मैं कर सकती हूं। देखभाल करने वाला केवल 1 हफ्ते के लिए रहेगा। उसके बाद पिताजी और जेसन एक साथ सलाखों के पीछे सड़ रहे होंगे। सब कुछ पहले से ही तय था। माँ का नया जीवन चुपचाप शुरू हो गया था। उसके नियोक्ताओं का कैलिफोर्निया में एक शीतकालीन अवकाश गृह था। हर साल वे मौसम के लिए वहां चले जाते थे और वे माँ से इतना प्यार करते थे कि वे उसे 2 गुने वेतन के साथ ले जाना चाहते थे। तलाक के फाइनल होने के अगले दिन माँ ने नए स्नीकर्स पहने जो मैंने उसके लिए चुने थे, अपना हल्का सूटकेस पकड़ा और अपने नियोक्ता के परिवार के साथ धूप वाले कैलिफोर्निया के लिए उड़ान भरी। उसी दिन मैंने एक मुकदमा दायर किया। मैंने आधिकारिक तौर पर रिचर्ड और जेसन हार्टमैन पर जबरन वसूली का आरोप लगाया। मुझे तलाक के दिन माँ की आंसू भरी फुसफुसाहट याद आई। इतने सालों बाद तुम्हारे पिताजी के साथ उन्हें इस तरह देखकर यह अभी भी थोड़ा दर्द देता है। अगर उसे कभी पता चला कि यह मैं ही थी जिसने पिताजी और जेसन को जेल भेजा था तो वह शायद और भी दुखी होती, लेकिन मैंने कभी समझाया नहीं। मैंने उसे कभी दोष नहीं दिया। जैसा कि मैं समझती थी, किसी की कमजोरी को ताकत की कमी पर दोष देना क्रूर है। परवरिश, संस्कृति, अस्तित्व की जंजीरों को केवल इच्छा शक्ति से नहीं तोड़ा जा सकता। मुकदमे के दिन कोर्ट रूम एक सर्कस था। क्रिस्टल और उसके माता पिता गैलरी में चीख पुकार मचा रहे थे, अपमान फेंक रहे थे और नाटकीय ढंग से रो रहे थे जब तक कि बैलीफ उन्हें बाहर नहीं निकाल लेते। और पिताजी और जेसन जब गार्ड उन्हें कोर्ट में घसीट कर लाए तो वे 2 खूंखार कुत्तों की तरह टूट पड़े। तुम एक दयनीय मौत मरोगे, तुम अकृतज्ञ। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं जब जज का हथौड़ा नीचे गिरा। शांति की एक गहरी बढ़ती लहर मुझ पर छा गई। अंतिम फैसला, जेसन हार्टमैन 5 साल, रिचर्ड हार्टमैन 13 साल। अंत में दशकों का दुःस्वप्न खत्म हो गया था। कोर्ट हाउस से बाहर निकलते हुए आकाश नारंगी गोधूलि से जगमगा रहा था। मेरा फोन बजा। यह माँ की एक तस्वीर थी, कैलिफोर्निया से भेजी गई। वह सूर्यास्त के समय समुद्र के किनारे खड़ी थी, एक सफेद शॉल में लिपटी हुई, नमकीन हवा के लिए बाहें फैलाए हुए। सुनहरी रोशनी उसे नहला रही थी और पहली बार वह ऐसी लग रही थी जैसे उसके पंख उग आए हों। वह महिला जो कभी क्रूरता के वर्षों से झुकी और टूटी हुई थी, आखिरकार सीधी खड़ी थी, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। हवा उसके चारों ओर जंगली और आजाद गरज रही थी।